ठीक है, मतलब मैं ये बता रहा था यहाँ पर कि आचार चरकने में पहले ये बोल दिया है ना, पिछले अध्याय में बोल दिया था कि पहले हमें अग्रे यानी कि स्नेहन कराना है पहले, और उसके बाद स्वेदन कराना है। बस इतनी सिंपल सी बात, हम भी जानते हैं कि पहले स्नेहन होगा फिर स्वेदन होगा, तो इस क्रम को बदलोगे नहीं। यदि स्टेटमेंट आया था क्रम बदलना है, तो नहीं, क्रम कभी नहीं बदला जाएगा। पहले स्नेहन ही होगा, आफ्टर डेट स्वेदन होगा, ये बात याद रखनी है। इसके पश्चात आचार्य कह रहे हैं स्वेद है प्रवक्षन्ते, बोला गया है ऋषि मुनियों द्वारा, आचार्य विद्वानों द्वारा, कि स्वेदन कहाँ कराना चाहिए? स्वेद साध्य बीमारियों में कराना चाहिए। जो रोग स्वेद साध्य है, गद का मतलब यहाँ रोग होता है, आतंक ज्वर व्याधि भी इसके पर्याय होते हैं। दोनों रोग निदान में यहाँ पर निदान स्थान चरक संहिता में देखेंगे। गद किसका पर्याय है? रोग का पर्याय है। तो कौन से रोग? वात कफात्मक। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत संभावना है। एक क्वेश्चन में बता भी गया था पिछली बार, तो हमें इसको याद रखना है कि जो स्नेहन होता है, सॉरी, जो स्वेदन होता है वो कौन सी बीमारियों में किया जाता है? बक्सा। हमने बार बार इसके बारे में चर्चा की है। तेल हो या स्वेदन हो, ये वात कफ शामक होते हैं। कैसे याद रखना है? क्योंकि स्वेदन भी एक बक्से के अंदर किया जाता है, तेल भी बक्से के अंदर भर के रखा जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इस चीज को। याद रखने वाली बात इतनी है कि क्वेश्चन ऐसे आएगा, वात श्लेष्मणि वाते वा कफे वा स्वेद इष्यते, यानी कि हम कहाँ कहाँ स्वेदन कराएंगे? तो चाहे तो वो वातज व्याधि हो, चाहे कफज व्याधि हो, या वात कफज दोनों हो, है ना। यानी कि कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि स्वेदन निर्दिष्ट है, स्वेदन निर्दिष्ट है वात व्याधियों में, कफज व्याधियों में, वात कफज व्याधियों में, ऑल ऑफ दीज, क्या आंसर लगाओगे आप? ऑल ऑफ दिस। ठीक है, इस बात को हमें समझ के रखना है। आचार्य सुश्रुत यहाँ पे कॉन्सेप्ट की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि देखो, वैसे प्रबल वात कफ हो तो हम अवश्य ही स्वेदन का प्रयोग करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट देते हैं जो हमें याद रखना है कि कभी कभी अल्प मात्रा में यदि पित्त थोड़ा बहुत प्रकोपित हो ना, तब भी स्वेदन करा देना, उसे लौटाना मत। क्योंकि बात पैसों की है भाई, पेशेंट से पैसे भी तो लेने हैं। तो हम क्या करा देंगे? उसके लिए द्रव स्नेह करा देंगे। ये भी थोड़ा सा बस बात याद रखना कि आचार्य ने यहाँ पर द्रव स्वेद का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, कुछ नहीं, थोड़ा सा गर्म कर लेना है द्रव को, और बस हमें इसका स्वेदन करा लेना है। तो यदि बात और कफ के साथ साथ यदि पित्त का भी प्रकोप होगा, लेकिन अल्प मात्रा में, थोड़ा बहुत चल जाएगा, तब हम द्रव से शांत करा सकते हैं। तो यहाँ पे द्रव श्वेत का जिक्र आया है आचार्य सुश्रुत के द्वारा। पित्त की अल्प मात्रा में प्रकोपित होने जैसी कंडीशन में, तो यहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन बन सकता है। आप इस बात को याद रखिएगा। वैसे तो स्वेदन वात कफ शामक होता है, वात कफज या कफज व्याधियों में निर्दिष्ट है, परंतु सुश्रुत के अकॉर्डिंग यदि अल्प मात्रा में पित्त प्रकोपित है तो द्रव श्वेत का यहाँ पर सहारा लिया जा सकता है। आचार्य अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि इसने पूर्वम प्रयुक्तेन स्वेदेन अवजिते अनिला, कि यदि हम स्नेहन पहले करा लें और उसके बाद स्वेदन कराएं तो ये क्या करता है? तो ये वात दोष को, अनिल माने क्या होता है? वात होती है, और अनिल माने क्या होती है? अग्नि होती है। हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अनिले यानी कि वात दोष को दूर करके पुरुष पुरुष मूत्र रेतांसी न सज्जंती कथंचना, किसी भी प्रकार से सज्जंती यानी कि जो है अवरोध नहीं होता है। किस किस का? पुरुष का मूत्र का, रेतांश यानी कि जो वायु होती है उसका अनुलोमन हो जाता है। जब वायु का अनुलोमन हो जाएगा तो पुरुष मूत्र या शुक्र जो भी हो अपने मार्गों से निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। ये बात यहाँ पे कहेगी, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत नहीं होगा, तो छोड़ देते इस चीज को। आगे एक उपमा दी हुई है, स्वेदन की तारीफ करते हुए आचार्य आत्रेय एक उपमा देते हैं। कहते हैं कि शुष्कान्यपि काष्ठानि स्नेह शुद्ध उत्पादने नम्यन्ति यथा न्यायम किम पुनर्जीवितो नरा। कहते हैं कि अग्निवेश, मैंने स्नेहन और उसके बाद स्वेदन, यानी कि मान लो पहले स्नेहन कराया फिर स्वेदन, मैंने स्नेहन स्वेदन करा के सूखी सूखी लकड़ियों को नमा दिया है। तो ये जिंदा इंसान क्या चीज है? तो यानी कि जैसे कि एक मान लो डंडा हो, है ना, इस पे पहले तेल लगाएं हम और फिर इसका स्वेदन कर दें, यानी कि पहले स्नेहन किया फिर स्वेदन किया, तो ये डंडा कैसा हो जाता है? ये फ्लेक्सिबल हो जाता है।
तो कहते हैं जब एक सूखी डंडी फ्लेक्सिबल हो सकती है स्नेह स्वेदन से, तो सोचिए कि जिंदा इंसान का शरीर जो कि वॉलंटरी मूवमेंट भी इसमें हो सकता है, अपनी इच्छा से घुमाया जा सकता है, तो वो कितना फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो तारीफ कही है यथा न्याय के द्वारा। ठीक है, आप बस याद रखिएगा, बहुत काम का ये श्लोक है नहीं आपके। ओके, आगे बढ़े अगर हम लोग, तो ये बात हमने कल कर ही ली थी आप लोगों से। बस एक बार नजर डाल लीजिए कि रोग, ऋतु और व्याधि के हिसाब से उसके बल के अकॉर्डिंग हम लोग विचार करके जो स्वेदन करेंगे। बहुत ज्यादा उष्ण नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मृदु नहीं होना चाहिए, इस चीजों से बचना चाहिए। और हमें भिन्न भिन्न द्रव्यों की कल्पना बना लेनी चाहिए। वाले हम क्वाथ से भी कर सकते हैं, भाप से कर सकते हैं, द्रव से कर सकते हैं, जैसे ही कर सकते हैं। और जिस प्रदेश में है वहां स्वेदन करना चाहिए। मान लीजिए जॉइंट्स में दिक्कत है, अगर जॉइंट्स में दिक्कत है तो जॉइंट्स में लोकल भी स्वेद कर सकते हैं, यानी एकांग स्वेद बोलते हैं इसे, या संपूर्ण शरीर का कर्म सर्वांग। हम अकॉर्डिंगली स्वेदन का हम जो है सहारा लेंगे किसी व्याधि के प्रशमन हेतु। हमें ये बात यहाँ पे याद रखनी है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोग नहीं, एक कॉमन सी बात है कि हमें रोग, ऋतु और रोगी के बल के अंदर जा करके ही विभिन्न प्रकार के द्रव्यों से विभिन्न प्रकार की कल्पना बनाता है ना। अब विभिन्न प्रकार के द्रव्य क्या हो सकते हैं भाई? देखो, द्रव्यवात वात शामक हो सकते हैं, तो कफ शामक हो सकते हैं, है ना। द्रव्यवात कफ शामक भी होते हैं। तो जैसी आपको जरूरत हो उसी हिसाब से आपको द्रव्य लेने और उस हिसाब से कल्पना बना लेनी। कल्पना क्या होती है? आप इसका क्वाथ बना सकते हो, आप सरस है, जल मात्र है, दूध है, आप किसी भी चीज से करा सकते हो। देश मतलब जहां पर कराना हो, बैक में कराना है, ठीक है, जॉइंट्स में कराना है, कहीं भी कराना है आपको, वहाँ स्वेदन करा सकते हो। ठीक है, फिर हमने 3 प्रकार के स्वेदन के डिटेल में बात की थी जब नोट्स पढ़ा रहे थे। स्वेदन के 3 प्रकार थे, महान, मध्यम, दुर्बल। को मुझे कौन बताएगा ऐसी 3 चीजें बताइए जहां पर हमें निषेध था, जहाँ स्वेदन कराना ही नहीं था। 3 जगह बताओ फटाफट से, कौन बताएगा? नेत्र और दृष्टि। कृष्ण, हृदय, दृष्टि। वृषण, हृदय, कृष्ण, हृदय, दृष्टि। वेरी गुड। अच्छा, ऐसी कौन सी थी जहां पर हमें मध्यम वाला कराना था? वंशा, कृष्ण। वंशण प्रदेश। कौन बताएगा कि काश्यप ने क्या एक्स्ट्रा बता दिया था? वंशण संधि। के अतिरिक्त क्या बताया था? संधि। संधि। और कुछ बताया था? क्षय। ठीक है। ये सब मिडिल रीजन में थे, तो मध्यम स्वेद आसानी से याद कर सकते हैं। हमने इस तरह की चर्चा कल कर ली थी। फिर भी कुछ भी ना समझ में आ रहा हो पूछ लीजिएगा आप, बिना शर्माए हुए। ठीक है, 3 प्रकार के स्वेदन की बात की थी हमने, तो अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे। वैसे हमने दिखा रखा है नोट्स में, तो वहां से पढ़ना ज्यादा चाहिए हमारे लिए, यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं है। फिर बात यहाँ पे स्वेदन के 2 भेद की होती है, स्निग्ध और रुक्ष की। ये भी हमने चर्चा कर ली थी कि वात कफजन्य रोगों में स्निग्ध और रुक्ष स्वेद करेंगे, और केवल वातज होगा तो स्निग्ध कर लेंगे, केवल कफज होगा तो रुक्ष द्रव्यों से स्वेद कर लेंगे। बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट। तो हमारा यहाँ से बनना था, यहाँ से मैंने कहा था क्वेश्चन आने की संभावना बहुत प्रबल है, हमें इस चीज को देखना होगा। कहना कि थी आमाशय गति बात है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले रुक्ष पूर्व हिता स्वेदा, पहले मैं रुक्ष स्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? कौन बताएगा मुझे इस कॉन्सेप्ट को? क्योंकि अमाशय कफ का स्थान है। हाँ, कष्ट क्योंकि हम स्थान के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा करेंगे। जिसका घर होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि एरिया की बात है। ये एरिया किसका है? कफ का है, आमाशय। तो भाई हर एरिया का अपना गुंडा होता है। तो आमाशय है, आमाशय कफ का स्थान है, तो पहले रुक्ष करेंगे देन स्निग्ध करेंगे। और ऐसा ही पासा पलट जाएगा यहाँ पर कफ और पक्वाशय वाली कंडीशन में, क्योंकि पक्वाशय वात का स्थान है, तो यहाँ पर पहले स्निग्ध करेंगे देन हम रुक्ष श्वेत करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ना समझ में आ रहा हो प्लीज पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं 3 जगह पर मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ यहाँ पर। फिर हमने बात की, अभी रिवाइज की, दोबारा से देख लेते हैं आप। कृष्णो, हृदयम, दृष्टि। यहाँ पे क्या करेंगे? मृदु श्वेत करेंगे,
या फिर नैब वा, वा माने अथवा, नैब करेंगे ही नहीं, या तो करेंगे ही नहीं, और करेंगे तो बहुत अल्प या मृदु या स्वल्प, बागवट क्या कहते हैं, स्वल्प स्वीत करेंगे। मध्यम में वंक्षण, है ना, मध्यम स्वीत कहाँ करेंगे, वंक्षण वाले प्रदेश में, और शेष अंगों में अपने इष्टतः, अवयव इष्टतः, अपनी इच्छानुसार, आवश्यकता अनुसार ऐसा हम करेंगे इसमें। ठीक है, फिर यहाँ पर दो बातें बताई जा रही है, वायवा के मतलब की, वायवा आपसे पूछ सकता है कि भैया मान लो कि जिसमें लिखा हुआ है मृदु स्वेदन करने के लिए, कह रहे हैं कि चलो नैब वा नहीं करेंगे तो ठीक है, यदि मृदु स्वेदन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि नेत्र का स्वेदन करना भी पड़े थोड़ा बहुत, तो हमें नेत्र का स्वेदन करने से पहले कोई भी कमल ले लो, नीला कमल कोई भी, उसकी पत्ती से नेत्र को ढक दें पहले, या फिर आटे का कोई भी पिंड बनाकर उसको उससे ढक दें, नेत्र को पहले ढकना है हमें, कैसे भी करके फिर उसका मृदु स्वेदन कर सकते हैं। वैसे हृदय की बात करें कि यदि हृदय का स्वेदन करते हुए हमें क्या करना है, बार बार हृदय को ठंडी चीजों से स्पर्श कराना है, हृदय को स्पर्श कराना है, कैसी चीजों से, जो शीतल हो, जो शीतल हो। हम चाहे तो मोतियों की शीतल माला ले सकते हैं, हम चाहे तो कोई भाजन माने होता है पात्र या बर्तन, ठीक है, हम कोई बर्तन ले सकते हैं, कांसे का बर्तन ठंडा करके, आप जानते हो कोई भी स्टील का बर्तन हो, कांसे का बर्तन हो, वो ठंडा हो जाता है, रखे रखे ठंडा होता है, उसकी सरफेस ठंडी होती है, उसको लगा सकते हैं हम। या फिर जलाद्र जे जलजे हस्ते, जलाद्र माने गीले हाथ, जलाद्र यानी गीले हाथ भी बार बार टच कर सकते हैं स्वेदन के दौरान हृदय प्रदेश में। या जलजे हस्ते, जलज माने होता है जो जल में पैदा होता है, कोई भी कमल इत्यादि की बात यहाँ की जा रही है, कमल के पत्तों को, पंखुड़ियों को वहां पर रख सकते हैं। इस तरह की कंडीशन है, बताइए ये केवल आपके वाइवा के पर्पस का क्वेश्चन है, तो आप उसके हिसाब से डील करिएगा। फिर मैंने आपको बताया था सम्यक स्वेदन के लक्षण, शीत शूल विप्रम बताया था मैंने बताया था कि स्वेदन तभी माना जाएगा जब ठंड भाग रही हो और दर्द भी गायब हो गया हो। जो शीत शूल भी किससे होता है, शीत गुड़ गुड़ के कारण होता है, तो शीत शूल विप्रम, और क्या हो जाए, स्तंभ गौरव निग्रह, यानी जकड़ाहट और हैवीनेस भी चली जाए, शरीर से हल्का हल्का महसूस करें। आपने देखा होगा खेलने के बाद जब पसीना आ जाता है, लगातार कई मैच खेल लेते हैं, तो हमें बहुत हल्का फील होता है, ठीक है। अब बशर्ते हम किसी का सामान चुरा के ना भाग रहे हो, अपनी जेब में 5 मोबाइल भर लोगे तो भारी महसूस करोगे, अदरवाइज हल्का ही फील करोगे। तो स्तंभ गौरव निग्रह, संजाते मार्दव स्वेदे स्वेदनाद वृत्ति मता, तो इस तरह से सारे अंग इत्यादि जो क्या हो जाते हैं, मृदु हो जाते हैं। ये सब समय के लक्षण है। हम मान लेंगे यदि शीत शूल का विप्रम हो चुका है, स्तंभ गौरव निकल चुका है बॉडी से, तो ऐसा मान लीजिए हमारा स्वेदन समय के रूप से हो गया। और ये श्लोक मैंने आपसे कहा था कि आपको याद होना चाहिए, आराम लगता है। मैं श्लोक बहुत कम याद करने की कहता हूँ, जिन्हें याद करने की कहता हूँ प्लीज आपने याद जरूर किया करिए। फिर आचार्य यहाँ पे अति स्वेदन के लक्षण बता रहे हैं। रीना समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ? जी सर। मतलब नोट्स पढ़ाने के बाद हम इतना फास्ट पढ़ सकते हैं ना, मतलब बहुत ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा नहीं सर, सही है। है ना। अगर आप रिवीजन करके बैठोगे तो आपको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर भी अगर धीमे पढ़ाना तो बता देना मुझे। अतिशोधन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो अतिशोधन करने से क्या हो जाएगा, सीधी बात हमने बताया, सब डिहाइड्रेशन वाले इसमें कैरेक्टर होंगे, लेकिन पित्त प्रकोप तो होगा ही होगा। अतिशोधन करोगे पित्त का प्रकोप बचे, तो उष्णता की बात है यहाँ पे, अदरवाइज सारे लक्षण किसके, डिहाइड्रेशन के, जैसे कि मूर्छा, बेहोश हो सकता है, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, प्यास लग सकती है, जलन हो सकती है, दौर्बल्य हो सकता है शरीर में। सिंपल सी बात है सारी के सारी। मैं डिहाइड्रेशन याद रखना है, और अति शोधन के लक्षण लिख देने एग्जाम में, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सा है। तृष्णा है, मूर्छा है, दाह है, दौर्बल्य है, सब याद हो जाएगा, बस पित्त प्रकोप तो आपको अलग से याद रखना है। पित्त प्रकोप, ठीक। थोड़े से आप वृद्ध बालवट के लक्षण देख लीजिए, एक नजर, है ना, कुछ है नहीं इसमें ऐसे, यहाँ रक्त पित्त की बात की गई है, मूर्छा वगैरह सब सेम है। संधि पीड़ा, जॉइंट्स में पेन होने लग जाएगा बहुत ज्यादा स्वेदन कर दोगे तो। शाव रक्त मंडल दर्शन, फफोले पड़ सकते हैं शरीर पे। और ऐसी बात सुश्रुत चिकित्सा में भी कर रहे हैं कि स्फुट उत्पत्ति की बात करें कि ज्यादा स्वेदन कर दोगे तो वो शरीर पे फफोले पड़ सकते हैं, संधि में पीड़ा हो सकती है, जो कि अष्टांग संग्रहण का वही उन्होंने कह दिया। रक्त पित्त का प्रकोप हो सकता है, मूर्छा इत्यादि सब कॉमन चीजें हैं। बस याद रखने वाली बातें कौन सी है, एक संधि पीड़ा और स्फुट उत्पत्ति, ये बस आपको याद रखना, बाकी सब चीजें सिंपल है, सब चरक वाले याद रखनी है जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं।
फिर हमने कल चर्चा करी थी कि यदि स्वेद का अतियोग हो भी जाए और हम डॉक्टर हैं भाई, हम तो वैद्य हैं, हमें तो ट्रीटमेंट भी आना चाहिए। मान लो हो ही गया गलती से आपने किसी अपने जूनियर को दे दिया, इंटर्न वालों को कह दिया भाई ज़रा स्वेदन कर देना। अब वो उसका पहला-पहला था, वो चैटिंग में लगा पड़ा है, ध्यान ही नहीं दे रहा है। एक हाथ से उसने नाड़ी स्वेद पकड़ रखा है, वो लगा पड़ा है, पेशेंट बेहोश हो गया है। ऐसी कंडीशन क्या कर सकते हैं? तो हमें क्या हमने चिकित्सा की बात करी थी, आचार्य बता रहे थे, ग्रीष्म कहा सर्वसो विधि, ग्रीष्म ऋतुचर्या में जो कुछ पता है हम सब करेंगे और स्पेशली कहा है क्या करेंगे? मधुर, स्निग्ध, शीतल। मधुर, स्निग्ध और शीतल चिकित्सा करेंगे। जो ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताया वो सारी चिकित्सा करेंगे। तो मैंने कल किससे कोरिलेशन बताया था? आतिका बताओ ज़रा। मधुर, आइसक्रीम। स्निग्ध और शीतल का मैंने किस चीज़ से कोरिलेशन मैंने कल आइसक्रीम की बात की थी, ठीक है? तो हम ये आइसक्रीम में याद रहेगी तुम्हें मधुर, तो आइसक्रीम मीठी भी होती है, स्निग्ध भी होती है, चूँकि इसमें क्रीम होती है और शीतल ठंडी भी होती है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ अच्छे से कर सकते हैं। फिर मैंने एक बात बताई थी, काश्यप क्या बताते हैं बेटा इसकी चिकित्सा? विसर्प वत्स की विसर्प चिकित्सा। वर्ग की जैसी चिकित्सा। है ना? विसर्पवत बताते हैं, विसर्प चिकित्सा, वेरी गुड। और एक जगह हमने और क्या पढ़ा था? बागवट क्या बताते हैं? स्तंभन चिकित्सा। स्तंभन। स्तंभन चिकित्सा, वेरी गुड, वेरी गुड। ये सब हम चर्चा कल कर चुके थे। ठीक है, चलो इतना ही बहुत है। अब हम बात करेंगे स्वेद के अयोग्य रोगी तथा रोग। क्या स्वेदन सभी को कराना चाहिए? ऐसी कंडीशन है, ऐसे लोग भी हैं, ऐसे रोग भी हैं, ऐसे रोगी भी हैं जहाँ स्वेदन मना किया क्या? बिल्कुल है। क्यों? कौन से हैं? तो ये देख लेते हैं। कह रहे हैं कषाय मद्य नित्यानम, जो रोज पीते हैं भाई, रोज पीने वाले हैं, जिनकी घर वाली रोज परेशान कर रही है, या घर वाले भी कर सकते हैं क्योंकि अब तो भाई सब दोनों ही बाहर जाते हैं। तो प्रतिदिन जो कषाय द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, गर्भिण्या, मैंने बताया था, गर्भिण्या हो, पुष्पिता हो, सूतिका हो, तीनों लेडीज को दूर रखा है आचार्य ने यहाँ पे। रक्त पित्ती नाम, रक्त पित्त की व्याधि हो, पित्त हो, मैं बता दिया, रक्त हो, पित्त हो, जब भी दूषित होगा दूर रखेंगे। स्वेदन से दूर दूर का नाता नहीं इन चीजों का। अतिसार की कंडीशन है। वृक्षाणाम मधुमेहिनाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यदि आपको प्रमेय ऑप्शन दे रहा है और कह रहा है स्वेदन निषेध है कि नहीं, आप टिक कर देना। आपको मधुमेह ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि स्वेदन निषेध है कि नहीं है, बिल्कुल टिक कर देना, निषेध है दोनों में। पर अगर दोनों ही ऑप्शन दे रहा है और आपको एक ही चीज आंसर लगानी, तो आप कौन सा आंसर लगाओगे बताओ? मधुमेह। तो आप मधुमेह आंसर लगाओगे। ठीक है, इसमें बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ रुक्षता वाली बात है, या पहले से ही ओज की हानि होती है, हम और डिहाइड्रेशन नहीं कर सकते ऐसे पेशेंट में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब प्रमेय पढ़ेंगे डिटेल में तो समझ जाएंगे हम मधुमेह क्यों आया है। फिर यह बात हुई है विदग्ध वरिष्ठ वर्गनानाम, वृष मध्य विकारिणाम, श्रांतानाम, नष्ट संज्ञानाम, स्थूलानाम, पित्तमेहिनाम। यहाँ पर विदग्ध की बात हो रही है, वृष्ट की बात हो रही है, वर्गनानाम की हो रही है। यहाँ पर आचार्य ने, चक्रपाणी ने क्या कर दिया है, वर्ग का मतलब यहाँ गुदा से ले लिया है। तो यानी गुदा, यदि गुदा पाक हो गया है ना, गुद पाक हो गया है किसी वजह से, एनल रीजन में एब्सिस हो गया है, या भ्रष्ट हो गया है, प्रोलैप्स हो गया है, ठीक है, गुदभ्रंश हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में हम स्वेदन बिल्कुल भी नहीं कराएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक नीचे लिखा भी है, गंगाधर का है ये, और चक्रपाणी भी इसी बात को जो है बताते हैं कि भ्रग्न का मतलब गुद है, विदग्ध का मतलब पक्व है, भ्रष्ट का मतलब होता है बहिर्निर्गत, बाहर निकल आती है ना। तो गुदा जब बाहर निकल आती से होता है प्रोलैप्स। थर्ड डिग्री प्रोलैप्स की बातें कर सकते हैं हम लोग। सेकंड डिग्री में भी मान सकते हैं, अगर वो बाहर आके अंदर जा रहा है या परमानेंट बाहर निकला, दोनों कंडीशन में मान के चलेंगे। तो कुल मिला के हमें ऐसा मान के चलना है कि गुद भ्रंश इत्यादि कंडीशन में स्वेदन नहीं कराना है। पेशेंट यदि विष का है, मध्य का है, नहीं कराना है। नष्ट संज्ञा है, कॉन्शियस नहीं रहा, बेहोश हो गया, बिल्कुल नहीं कराएंगे। स्थूल में भी नहीं कराएंगे। ठीक है। पित्त में ही नाम, और पित्त
यहाँ पित्त आ गया, वहाँ तो सोचना ही नहीं है, पित्त में है। पित्त और रक्त कहीं भी ऐसा शोधन नहीं कराना है। ये रटने वाली चीजें नहीं होती मित्रों को, समझना है आपको, रटना कुछ भी नहीं इसमें से। ऑप्शन देखिए खुद ही याद आ जाएगा आपको। दृश्यता हो, भूख प्यासे वाले को नहीं कराना है, जो बहुत क्रोधित है नहीं कराना है, कामला उदर रोग में नहीं कराना है। मैंने बताया था पांडुबी का सर ने बताया था, यहाँ नहीं बताया पर पांडुबी कंसिडर करके चलना है। छत वाले रोग, आड़े रोग ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कल भी बताया था, इसको तो रट लेना है कि वात रक्त में हम स्वेदन नहीं कराएंगे। इतनी बार नहीं बताऊंगा मैं, बार बार बोल चुका हूँ, इसको रट लेना है कि वात रक्त में, चूंकि रक्त आ गया है वैसे भी यहाँ पे, ठीक है, फिर भी आपको अच्छे से याद रखना है। दुर्बल में नहीं कराएंगे, विशिष्ट में नहीं कराएंगे, ओज वाला छीड़ हो गया तो बिल्कुल नहीं कराएंगे, तिमिर रोग में नहीं कराएंगे। तो ऐसी कई कंडीशन में हम क्या करेंगे, स्वेदन नहीं। सब हमें बताया था, गड़बड़ी हो, पुष्पता हो, सूता हो, तीनों के तीनों अष्टांग संग्रहण मना किए, सॉरी हृदय ने मना किए। क्वेश्चन कम बने हैं बट डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आगे भविष्य में बनने की बहुत संभावना है। ऑल ऑफ दी आंसर लगाओ। यदि भगवत के बारे में पूछ रहा है, गर्भिणी, पुष्पिताम, सूतिका, तीनों में हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे स्वेदन। ओके मित्रों, इन चीजों को हमें याद रखना है। एक बार इसको नजर डाल लीजिएगा, सब वही है वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे सुश्रुत चिकित्सा का एक श्लोक है बारे में देह का, एक नजर डाल लेंगे इस पर भी, पीजी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर्वम ए प्रमेह मूत्रादि माधुरे मधुगंध सामान्य परिभाषकी मधुमेहंता लवंते न चेतन कश्चिदपि स्वेदेत मेदो भूत्वा तेषां विषयते देह स्वेदेन। यानी कि सामान्य प्रमेय में तो कभी मृदु स्वेद कर भी लो, पर मधुमेह में किसी भी अवस्था में स्वेदन नहीं करना है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। ये जब भी बनेगा, केस स्टडी का क्वेश्चन बनेगा, एसएससी का क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। स्वेदन के योग्य रोगों की बात करते हैं, हम योग याद नहीं करेंगे, हम अयोग से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, योग से कभी क्वेश्चन नहीं बनेगा मित्रों। फिर भी आप पढ़ के देख लेना इसको एक बार, स्वेदन के कौन योग्य है, किसमें स्वेदन कराना चाहिए, इसको पढ़ के देख लेना। पर मोटी मोटी बात बता दें कि जहां जहां वातज बीमारी होंगी, ठीक है, जहाँ कफज बीमारी होंगी, जहाँ वात कफज बीमारी होंगी, जहाँ बात पैरालिसिस की होगी, जहाँ बात शूल की होगी, जकड़ाहट की होगी, आप खुद ही इमेजिन कर लोगे हाँ भाई यहाँ तो स्वेदन कराना चाहिए, ठीक है, वहां स्वेदन हमें कराना होगा। ये सब याद करने की बहुत जरूरत नहीं, रट्टा मत मारने बैठ जाना चाहिए, कॉमन सेंस से लिख देना थोड़ा बहुत। जैसे एक नजर मार के देखे अगर हम लोग, तो देखो ध्यान से, प्रतिशाकाश, हिक्का, ये सब कफज वाली व्याधियां है ना। ये मन शूल है, गर्दन का दर्द है, का दर्द है, शूल है, सब में जहाँ दर्द हो जाएगा। पैरालिसिस की बात आके देखो, सर्वांगवाद, एकांगवाद, सब पैरालिसिस है, प्रच्छावाद, सब पैरालिसिस है, सब की सब देखो, है ना। पेट फूल रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, मूत्राघात है, ये सब। गर्दन से सियाटिका का पेशेंट है, अंगमर्द है, जानू, जंगा, उरु, है ना, किसी भी जॉइंट में यदि शूल हो रहा है, जकड़ाहट हो रही है, तो हमें कराना है। सूत रोग में स्वेदन कराने से, स्वेदन जो है स्वेलिंग जो अगर होती है, लंबा स्वेदन करा दे, कहीं मान लो ऐसे कहीं कल परसों मोहित को भी हो गया था, सूजन आ गई थी पैर पे, गर्म पानी कीजिए, नमक डालिए, हल्दी डालिए, डाल के बैठिए, सूजन कम हो जाएगी। ऐसा स्वेदन कर देता है, सोत कम कर देता है। और इस तरह की व्याधियां आप एक बार नजर डाल के देख लेंगे, बहुत रटना नहीं है बस इसको, ठीक है। जहां जहां आपको वात का प्रकोप दिख जाएगा, जहां दर्द दिख जाएगा, जकड़ाहट दिख जाएगी, तो स्वेदन करा देना है। तो मुझे बताओ, वात रक्त में स्वेदन कराना है कि नहीं कराना है? नहीं। नहीं कराना है। क्या क्या आम बात में स्वेदन कराना है? आम बात में स्वेदन कराना है? हाँ। जी। क्या गर्दन से वो कराना है? नहीं। कराना कराना है है। सर। अरे हाँ, कराना है। गर्दन जानते हो ना आप? गर्दन क्या होता है, जो हमारी सियाटिक नर्व होती है, जहाँ से जाती है, वो पैर के अंगूठे से लेकर यहाँ तक दर्द होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें हमें स्वेदन कराना पड़ता है, और उसमें कई चिकित्सा है, अग्निकर्म से भी ठीक होती है वो, श्वेत भी कराते हैं हम उसमें, वित्तकर्म भी करा देते हैं कई बार, तो सब चीजें हमें करानी होती है उस व्याधि में। अब यहाँ से पढ़ेंगे, अब यहाँ
स्वेद जो साग्नि स्वेदन है उसके भेद शुरू हो जाएंगे साग्नि स्वेद के, पर उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आचार्य चरक या कहें भगवान आत्रेय बता रहे हैं हमारे लिए, पहले उनको समझ लेते हैं तो हमारे लिए आगे समझना आसान हो जाएगा। पहले चर्चा चलिए पिंड श्वेत की तरफ की। क्या है पिंड श्वेत? कह रहे कुछ नहीं, तिल मांस कुलत्थ अम्ल घृत तेल आमिष औदन पायस कृष्णा मांस, ये सब पिंड श्वेत में उपयोगी होते। ठीक है, तिल उड़द कुलत्थ अम्ल द्रव्य खट्टे वाले द्रव्य हो गए, खीर खिचड़ी और मांस। इसमें चिकनाई के लिए क्या क्या मिला सकते हैं? घी तेल मांस भात इत्यादि मिला सकते हैं, इनसे स्वेदन करना चाहिए। उसके बाद कह रहे हैं कि हम कुछ और चीजें भी ले सकते हैं। देखो इनको रटना नहीं, मैं पहले ही बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना लगभग लगभग 3% है केवल। मैं सबको समझा इसलिए क्वेश्चन कितने बन तो अब वहां निकाल पाओ उसको। ठीक है, रट मत बैठिए सारी जगह तुम लोग, वैसे दिमाग में चीजें होनी चाहिए। हाँ ऐसा भी कर सकते हैं क्या, उड़द कुल्थी की दाल हो सकती है, खीर खिचड़ी हो सकती है, इतना दिमाग में रखना है। घी तेल याद रखना, चिकनाई की करना है, मतलब गाय गधा ऊंट सुअर घोड़ा इनकी विष्ठा लेनी, इनका मल लेना है। क्या लेना है? इनका मल लेना है। भूसी हो गई, बालू मिट्टी पत्थर, इमेजिन करो मिट्टी पत्थर और पिंड से कोरिलेट करो, उसको भूलना नहीं है। मिट्टी पत्थर, जो करीश होता है ना, सूखे गोबर का चूरा, लोहे का चूरा भी दे रखा है यहाँ पे। इन द्रव्यों से पिंड बनाना है या पिंडाकार पोटली बनानी है। अब जो है मान लो पत्थर तो खुद में एक पिंड है, तो इसका तुम क्या ही पोटली बना लोगे, है ना। और जो जो चूरा जैसी चीजें जो खिचड़ी वगैरह उनकी पोटली बनानी पड़ेगी। ठीक है, कफ के विकारों में शोधन करना चाहिए, कफ के विकारों में शोधन करना चाहिए। और लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है उसमें क्या करना चाहिए, ये वातनाशक है। वातनाशक में हम इन सारी चीजों को लेंगे, और जहाँ से सूखी चीजें शुरू हो जाएंगी, है ना, विष्ठा अमल जो होता है, गोबर जो होता है सूखा ही होता है, गीला तो नहीं लगाओगे ना, सूखा होगा यदि शुष्क होगा तो वो कफ का नाश करेगा। और ऊपर वाले में चूंकि घी तेल मांस इत्यादि आ रहा है तो ये वातनाशक होगा। इतना एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट बना लेना है, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं आना। ठीक है, एक बार पढ़ के देख लेना, समझ रहे हो ना। ये जितनी चीजें हैं, ये वाली जितनी चीजें हैं, ये वातनाशक है। ठीक है, तो जब वातनाशन करना होगा तो इसकी पोटली बना के स्वेदन करेंगे। ओके, और हम जानते हैं कि हमें वात और कफ का नाश ही तो करना है स्वेदन के द्वारा। लेकिन जब हमें कफ का नाश करना होगा तो हम सूखी चीजें लेंगे। सूखी चीज हम क्या है, इन सब जानवरों की विष्ठा यानी कि मल, भूसी जौ बालू इत्यादि, मिट्टी पत्थर, लोहे का चूरा गोबर का चूरा, ये सब लेके हम रुक्ष चीजों से शोधन कराएंगे तो कफज विकारों का नाश होगा। इतनी सी बात है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। फिर आचार्य सुश्रुत 4 प्रकार के स्वेदन के बारे में बात करते हैं, भागवती इसी में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने आपको पहले ट्रिक बताई थी, ताऊ और दाऊ याद रखना है, ताऊ और दाऊ। ताऊ दाऊ ये दोनों हैं, ताऊ कौन है? सुश्रुत है, दाऊ कौन है? भागवत है, ऐसे याद रखना। क्या बता रहे हैं ये ता से है ताप श्वेत, ऊ से है ऊष्म श्वेत, दा से है द्रव श्वेत। ठीक है, ऊ से है उपना श्वेत। उपना श्वेत भागवत ने क्या बताया है, साग्नि निराग्नि दोनों में कंसीडर किया उपना श्वेत को, और हमें कई बार पढ़ चुके हैं और बार बार पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इतनी बार आपके सामने बोल दूंगा कि आपको वैसे भी याद हो जाएंगे वो। ठीक है, ताऊ दाऊ को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, यूजी में ले आ सकता है ना। पीजी में अभी तक नहीं आया है क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट को चेंज करना पड़ेगा, तब बनेगा। तो अभी तक तो नहीं बना, आगे बने तो कह नहीं सकते, लेकिन हम पढ़ तो लेते हैं। हमारा क्या जा रहा है, ताप श्वेत कैसे कहते हैं, जब भी हम किसी सरफेस को गर्म करके उसकी हीट को प्रोवाइड करेंगे बॉडी में, तब से ताप श्वेत बोलेंगे। ठीक है, तब उसे क्या बोलेंगे,
ताप स्वेद बोलेंगे। जैसे अग्नि से कुछ भी तपाया जाए, कोई वस्तु हो, रुई हो, कोई धातु की पट्टी हो, ईंट हो, पत्थर हो, बालू, कुछ भी, पोटली बना लो, कैसे भी कर लो, तो इसे ताप स्वेद बोलेंगे। अष्टांग हृदय सूत्र कहते भी हैं हस्त आदि भी, यानी कि हाथ रगड़ के भी अगर आप किसी को ताप दे दोगे तो भी ताप स्वेद में ही आएगा वो, क्योंकि हम किसी सरफेस से हीट प्रोवाइड कहाँ करा रहे हैं, बॉडी को करा रहे हैं। पर कह रहे हैं यदि भाप द्वारा हमने कुछ भी गर्म किया और उससे निकली भाप, किसी भी तरीके से भाप निकली, मान लो हम तरीके की बात करें कि एक घड़ा है, हम नीचे से गर्म कर रहे हैं, इसमें कोई क्वाथ द्रव्य है, मान लो वात कफनाशक है, भाप निकल रही है, इससे गर्म हो रहा है, तब भी हमने यहाँ से कोई नली निकाल दी, इससे भाप निकल रही है, तब भी, यानी कि कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, यानी कि मान लो एक लोहे का गोला ले लेते हैं, लोहे की बॉल है, मान लो हमने बहुत गर्म कर ली, रेड कर ली एकदम, और फिर हम इसमें अचानक से पानी या दूध छोड़े तो इससे भाप निकलेगी, अगर उससे हम स्वेदन कर रहे हैं तब भी, यानी कि किसी भी तरीके से भाप निकले बॉडी से, हम डायरेक्ट सरफेस का यूज ना कर रहे हो, टच ना कर रहे हो बॉडी से, तो हम उसे ऊष्म स्वेद बोलेंगे। यानी ऊष्मा द्वारा जब स्वेदन कराया जाएगा तो उसे ऊष्म स्वेद बोलेंगे। ठीक है मित्रों, फिर बात उपना स्वेद की आती है। उपना स्वेद तो हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो सामान्य भाषा में कहते हैं पोल्टिस बांधना, पोटली बांधना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी रख लिया अपना दोष के अनुसार। ठीक है, जैसे कि दूध किसके लिए होता है, पित्त के लिए होता है, गोमूत्र किसके लिए होता है, कफ के लिए होता है, तो इस तरह हम याद रख सकते हैं। अब फिर इसको एक कपड़े में रखा और ब्रेड सोत पर जहाँ भी हमें चोट पे बांधना है वहां बांध लिया जाता है और ये अपना हीट करता रहता है। पर हमें ध्यान इतनी इस बात का देना है कि यदि हमने उपना को दिन में बांधा है, दिन में बांधा है तो रात को खोल देना है, दिन में बांधा है तो रात को खोल देना है, और यदि रात को बांधा है, रात को बांधा है तो दिन में खोल देना है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ रक्त दाह हो जाता है, वहाँ रक्त का पाक हो जाता है। हमें ये सब बात है याद रखने वाली है। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन बनेगा एसेशन रीजन का ही बनेगा, याद रखना यहाँ से। लेकिन यदि मौसम मान लो बहुत ठंडा है या फिर हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मसूरी ले गए हैं, तो वहाँ पे आप 2 दिन बाद भी खोल सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पर ऐसे दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप यहीं पर हो पीलीभीत में तो आप रात का दिन में और दिन का रात में खोल देना। ठीक है, द्रव स्वेद की बात करते हैं। जल आदि द्रव्य पदार्थों को गर्म कर या गर्म क्वाथ में रोगी को बैठाकर हम शरीर, ठीक है, अगर स्वेदन कर रहे हैं तो हम द्रव स्वेद कहेंगे उसे, लेकिन इसमें द्रव बॉडी से डायरेक्ट टच होना चाहिए। जैसे कि वहां पर सरफेस टच हो रही थी ताप स्वेद में, यहाँ पर द्रव लिक्विड भी बॉडी से टच होने, लिक्विड कुछ भी हो सकता है, वो क्वाथ काढ़ा हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आवश्यकता अनुसार वाली बात है। ये 2 तरीके का होता है। अगर हम द्रव स्वेद की बात करें तो ये 2 तरीके का होता है द्रव स्वेद। मान लो एक अवगाह होता है, अवगाहन इसे बोलते हैं, एक होता है परिषेक। 2 तरीके से हम इसे कर सकते हैं, एक अवगाहन होता है, एक परिषेक होता है। कोशिश करें इसमें तो ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा ये। अब ये अवगाहन क्या होता है, ये बाथ टब वाली बात है। अवगाहन कैसे करते हैं, हम एक पात्र लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जब इंसान लेट जाए वहां से लेकर और हमारे कम से कम नाभि से ऊपर पानी भरा होना चाहिए, या कुछ भी जो हम जो भी द्रव से कर रहे हैं वो भरा होना चाहिए, तो अवगाहन होगा। क्योंकि ये द्रव क्या कर रहा है, बॉडी के डायरेक्ट टच में आ रहा है, तो ये भी क्या अवगाहन होगा, यानी द्रव स्वेद होगा। और परिषेक में हम ऊपर से डालेंगे, पानी ऊपर से डालेंगे, तो उसे हम क्या करते हैं, अवगाहन
परिष्यक द्रव स्रोत में आता है, अगर हम उसे ऊपर से बूंद-बूंद करके किसी भी तरीके से मतलब हम फव्वारे के रूप में अगर छोड़ रहे हैं पानी तब भी परिष्यक ही आएगा। हम बूंद-बूंद करके छोड़ रहे हैं, कैसे भी धार बना के छोटा परिष्यक होगा। हमें बस ये बात याद रखनी है कि यदि ऊपर से छोड़ा जा रहा है तो परिष्यक है और हम उसको बिठा दे रहे हैं तो वो अवगाहन या बाथटब कहलाता है। बाथटब से आप कोरिलेट कर सकते हो, वो अवगाहन हो जाएगा। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें हम लोग तो ना हम क्या करते हैं कि अवगाहन और परिषेक एक साथ करते हैं। हम बाथ टब में बिठाने के बाद ऊपर से ये डाला जा रहा है ना, इसको कंबाइन कर देते हैं और ये पानी यहाँ से डालने लग जाते हैं, तो दोनों चीज एक साथ हो जाती है। ये द्रव श्वेत का एक कॉम्बिनेशन, आप इसको याद रखोगे। अभी मिटेगा कैसे, ये तो बड़ी आफत है। ये तो मैं बहुत गलत जगह चिपका दिया। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लेना। फिर हम बात कर लेते हैं नाड़ी श्वेत की। कि नाड़ी श्वेत के पहले द्रव्य की बात हो रही है कि नाड़ी श्वेत में द्रव्य क्या क्या होना चाहिए। देखो, द्रव्य आपको किसी भी स्वेदन की बहुत ज्यादा याद नहीं करना है, बट एक जनरल आइडिया होना ही चाहिए हमारे दिमाग में कि यदि कभी कोई प्रश्न बन जाए, जब भी प्रश्न बनेगा कठिन की श्रेणी में बनेगा, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब मुझे बताओ, अगर हम बिल्कुल ही छोड़ दें जो हमने पिंड श्वेत पढ़ा था और हमने एक जनरल आइडिया दिमाग में डाल लिया है, तो मैं चलो मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ। बताओ बेटा, यदि कृष्णा या पायस यूज कर रहे हैं हम पिंड श्वेत में, तो ये वात शामक है या कफ शामक है? बात शामिल है। और बेटा, अगर हम गौ इत्यादि की विष्ठा या हम गोबर का चूरा या लोहे का चूरा यूज कर रहे हैं तो, कब शामिल है। है ना? तो अगर हमने एक जनरल आइडिया डेवलप कर लिया है तो हमें ऐसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं है कि हम चलो को छोड़ ही दें पूरा। एक थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेते हैं, जिससे कि क्वेश्चन बन भी जाए तो दिमाग के अंदर पता होना चाहिए हाँ इसका क्या है। ऐसे नाड़ी क्षेत्र में भी हम ऐसे आइडिया ले रहे हैं, रटने मत बैठ जाना इन चीजों को। देखो, कह रहे हैं कि भाई देखो, नाड़ी स्वेदन जब करेंगे, वैसे मान लो हम नाड़ी स्वेद करने बैठे हैं, हमने गढ़ा ले लिया, मान लो यहाँ से हमने एक नाड़ी निकाली और यहाँ से हम कर रहे हैं इसका स्वेदन। तो लेकिन हम जो जिस द्रव्य को लेंगे वो द्रव्य मेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पानी, इसमें पानी की भाप से तभी स्वेदन करेंगे जब हमारी दिल्ली वाली वो कहें हमारे सेटअप पे देखें, इसके यहाँ तो बढ़िया बढ़िया इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये बेटा हमारा भी शोधन करते, भले में कोई दिक्कत ना हो, दिख रहा है फ्री में चल रहा है तो चलो करवा ही लेते हैं। तब हम कुछ नहीं करेंगे उसमें, बस पानी भरे कर देंगे, बुआ का मालूम पड़ रहा है दवा डाले। लेकिन वैसे हम मेडिकेटेड ही करेंगे, यदि पेशेंट का बजट अच्छा है तो उस हिसाब से हम ड्रग्स डालेंगे उसमें। ठीक है, अरे यार, ग्रानुपाधिकम मासम पयोवस्ती से, यानी क्या करना है हमें, मांस ले लेना है, आनूप मांस ले लेना है, वस्त्र से सिर इत्यादि, बराह का मध्य, कलेजी, सूअर की कलेजी, पितरक वगैरह, तंडुल देश अपनी दोष लेना। सर आवाज कटती है। सर स्क्रीन भी चली गई है। हाँ, तो सुना आप लोगों ने। बस अभी कटी है सर। मैं बात कर रहा था कि जो नाड़ी श्वेत के उसमें देख लेते हैं कि नाम अनुपोदक मासम। अच्छा, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जी सर, अभी आ गई। जी सर। ठीक है,
तो हम ये मास ले लेंगे। और यार सीधी सी बात बताओ, तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा जनरल, हम मास कब लेते हैं, किस दोष के लिए लेते हैं बताओ? वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए? कफ के लिए। कफ को बढ़ाने के लिए, कफ के शमन के लिए। कफ बढ़ाने के लिए। बढ़ाने के लिए। कफ बढ़ाने के लिए। है ना? लेकिन हम जब स्वेदन पढ़ रहे हैं तो हमें कुछ बढ़ाना है या कम करना है? कम करना है। कम करना है। तो मुझे बताओ, मांस किसके लिए लेंगे? वात के शमन के लिए या कफ को बढ़ाने के लिए? वात के वात शमन के के लिए। शमन के लिए। दोनों ही चीज है ना, दोनों ही चीज है। नहीं, फिलहाल यहाँ पे हम वात के शमन के लिए बात कर रहे हैं। तो हमने जब भी मांस बढ़ाएगा, सीधी बात है, वात शामक चीजें हैं ना, ये सब भी चीजें, बकरी का से ये कलेजी कलेजी सब देख लेना, ठीक है? ये सब किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा वात के शमन के लिए। लेकिन आगे कुछ द्रव्यों का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि वार्ण, अमृता, एरंड, शिग्रु, मूलक, सरसव, वासा, वंश, करंज, अर्घपत्र, अस्मंथक, शोभांजन, शैरक, मालती, सुरसा, अर्जक। ठीक है, ये सब चीजें भी नाड़ी छेद में प्रयोग कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाली चीजें हैं, ये वाली हैं वात शामक, है ना? लिख ही देते हैं, चलो। यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये वात शामक चीजें हैं। अगर हम वात शमन करना तो ये चीजें डालेंगे हम घड़े में, या काढ़ा बनाने। तो घड़ा यूज नहीं होता, अब तो कुकर यूज हो रहा है ना। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या है? ये सब है कफ शामक। और ये चीजें हैं वात कफ शामक। तो एक जनरल आइडिया में पता होना चाहिए कि वारुण, अमृत, एरंड, शिग्रु, मूलक, सरसप, ये सब चीजें जो है यहाँ पर हो जाएंगी। किसके लिए? कफ शमन के लिए। मांस वाला में याद रहेगा ना? हाँ, वही वात शमन है, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, कफ का शमन करना है तो आप कहीं से पता लगा सकते हैं। आप मान लो गुड़ची से पकड़ लेना, मूलक सरसों से पकड़ लेना। कहीं से ना पकड़ पाओ तो बासा से तो पकड़ सकते हो, अस्मंतक से तो पकड़ ही सकते हो, अर्क से तो पकड़ सकते हो। अगर आपने चरक सूत्र 1 पढ़ा है तो मुझे कौन बताएगा कि अस्मंतक का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बमन, विरेचन, बस्ती या बमन विरेचन बोथ। बमन विरेचन बोथ। वेरी गुड। अब अर्क का यूज किसके लिए करते हैं हम? ऑप्शन सेम रहेंगे, बताओ आंसर। ये चरक सूत्र पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। या षटशिरी शोधन वृक्ष पढ़ते हैं हम लोग। बताओ बेटा, अर्क में क्या दोनों के क्या लिए। आएगा? सर अर्क में दोनों दोनों में। के लिए आएगा, है? दोनों बमन। अच्छा, अस्मंतक में भी दोनों आएगा क्या? नहीं सर, सर वमन के लिए। अस्मंतक बमन के लिए। हाँ, अस्मंतक बमन के लिए है, केवल अस्मंतक बमन के लिए है। और अर्क में दोनों आएगा। याद रखना, एक ट्रिक याद रखना, अर्क को फर्क नहीं पड़ता है। अर्क को फर्क नहीं पड़ता है कि बमन करा रहे हो कि विरेचन करा रहे हो, वो डिफरेंशिएट करता ही नहीं है। ऐसे रखो, अर्क को फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर बोध जाएगा। पर अस्मंतक जो है वो बमन या अस्मंतक में आप अस्म याद रखो। अस्म माने आपने कोई पत्थर ले लिया, पत्थर खा गए तो कैसे निकालो? बमन करके निकालो। विरेचन निकालो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बमन करके निकालोगे, पत्थर खा लिया तो। ऐसा रखो, अस्मंतक बमन हो जाएगा। और अर्क को फर्क नहीं पड़ता, है ना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरा वाक्य वैरी क्या करता है, ये पता है ना, सुना होगा आपने।